अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों दोनों टी20s में हुई शिकस्त, जिम्मेदार कौन? आज इस पर ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के टेस्ट मैच की, जिसमें इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान में हुए दो बड़े बड़े बॉक्सिंग के इवेंट्स एक ही दिन में दो डिफरेंट शहरों में, उस पर भी आज ज़रूर नज़र डालेंगे। प्लस आपके काफ़ी ज़्यादा सवालात आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सब को इस शो का हिस्सा बनाएं। मेरे साथ मौजूद है जी हर दफ़ा की तरह रेहानुल हक और हसन चीमा। हसन, वेलकम बैक। आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। हसन, शुरुआत सीधा करते हैं टी20s के साथ, क्योंकि टी20s के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो सकती है। जो अगर हम सोशल मीडिया देखें तो सबसे ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं रिजवान की ओपनिंग पर, या पावर प्ले में 36 में से 22 डॉट बॉल्स खेलने पर, या मतलब इस टाइप की सारी तनकीद आ रही है। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जब आप टॉस जीतते हैं तो अब तक काफ़ी कॉमन हो गया कि खाली कैप्टन की डिसीजन नहीं होती, इट इज़ द थिंक टैंक दैट मेक्स दैट डिसीजन। ये हमने लीग्स में भी देख लिया हुआ है और अब इंटरनेशनल में जब आपका इतना डेकोरेटेड आपका थिंक टैंक हो तो उसमें भी फिर द कॉमन सेंस सजेस्ट दैट दिस डिसीजन वाज मेड बाय द थिंक टैंक। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस डिसीजन टू स्टार्ट ऑफ विद? Honestly, I think I looked at it yesterday जब मैच के बाद देखा तो पाकिस्तान के जो पिछले 3 साल में जो 19 पाकिस्तान ने T20 मैच खेले, उनमें से 19 मैच जिनमें पाकिस्तान टॉस जीता, उनमें से 13 में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। जबकि आप उसके बरक्स देखते हैं, जब आपकी इवन डोमेस्टिक लीग में PSL में 60% से ज़ायद टीमें जब टॉस जीतती हैं तो चेसिंग का फैसला करती हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे हैरानकुन लगता है, क्योंकि यही प्लेयर्स, यही कप्तान, यही कोचेज़ जो हैं अपनी PSL में या इवन नेशनल T20 में तो चेसिंग ही प्रेफर करते हैं, लेकिन नेशनल टीम के साथ दुगना, बल्कि दुगने से भी ज़्यादा जब टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। तो आई थिंक उसकी वजह यही है कि शायद उनको अपनी बैटिंग के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कप्तान को या टीम मैनेजमेंट को, जो कि उनको शायद अपनी नेशनल T20 में या अपनी PSL में अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस होता होगा। और जो कि आई थिंक पिछले दोनों मैचेस में ख़ासतौर पर जो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस रही है, उससे भी ज़ाहिर होता है कि क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं है इनको, और इस वजह से शायद वो डिसीजन ये लेते हैं पहले बैटिंग का, कि बैटिंग पहले करें, हैव अ स्कोर ऑन द बोर्ड, और अपनी बॉलिंग जो अपना स्ट्रॉन्गर सूट है उस पर रिलाई करें। लेकिन अगर आप 180 से 200 वाली पिचेस पे 150 या 160 कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, रेहान, आपके लिए अभी तक स्टैंड आउट फीचर क्या रहा है? ये कि crowds were allowed to be there without any masks and या the cricket itself? The cricket itself, I don't think we should be talking about the masks and all. New Zealand have done really well. अच्छा चले, मैं तो I was just humoring you यहाँ पर। अच्छा, मेरा यहाँ पर सवाल रेहान आपसे ये है कि जिस तरह हसन ने कहा कि जब हम अपने PSL खेलते हैं या नेशनल T20 खेलते हैं तो चेजिंग बिकम्स आर गो टू मोड जब हम टॉस जीतते हैं। यहाँ पर क्या ये आर्ग्यूमेंट लिया जा सकता है कि मे बी हम लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक पर था, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न दे ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट? नो, आई डोंट थिंक सो। तो हसन ने बात की कि 13 मैचों में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, और वो अक्सर लोग बात करते हैं कि जब पाकिस्तान 11 इंटरनेशनल T20 सीरीज़ इकट्ठे जीता था तो उन 11 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान वन मोस्ट ऑफ द मैचेस बैटिंग फर्स्ट। पर आप उसमें पाकिस्तान का बैटिंग सेकंड रिकॉर्ड देखें तो विन परसेंटेज इज़ मच हायर। पाकिस्तान ओवर द लास्ट 3 ईयर्स जब चेस करते हैं इज़ वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स ऑन द प्लानट, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए, थोड़ा देख लेना चाहिए कि हम किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वो पुरानी सोच से नहीं जाना चाहिए कि यार रन्स ऑन द बोर्ड यही तरीका जीतने का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस वेन्यू के ऊपर ये मैच हो रहा था हैमिल्टन के अंदर, उस वेन्यू के ऊपर न्यूजीलैंड हैव ओनली लॉस्ट 1 मैच वाइल चेसिंग T20 इंटरनेशनल मैच, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड का क्या रिकॉर्ड है इस ट्रैक इधर चेस करते हुए, तो उस मुताबिक आप जो है अपनी डिसीजन ले सकते थे। थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड रिसर्च आपको करनी चाहिए थी प्लानिंग करते। मुझे पाकिस्तान के हारने से कोई मसला नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इन न्यूजीलैंड इन T20s स्पेशली एट हैमिल्टन इज़ अनबिलीवेबली गुड। देव ओनली लॉस्ट आई थिंक 2 मैचेस आउट ऑफ 11। पर एटलीस्ट आपकी प्लानिंग नज़र आनी चाहिए कि व्हाट इज़ योर एम लॉन्ग टर्म। वो नहीं नज़र आया, दैट इज़ अ मोर डिसअपॉइंटिंग पार्ट देन लूजिंग। दूसरी चीज़, इफ़ यू कैन शो दैट ग्राफ ऑन TV एज वेल, इसके आप अगर देखें तो पावर प्ले जो है उसने डिसाइड किया आपका ये मैच, ठीक है। हैमिल्टन के अंदर एवरेज पावर प्ले स्कोर इज़ 54, पाकिस्तान वाज 33, विच इज़ 21 रन बिहाइंड द एवरेज स्कोर ऑलरेडी आफ्टर द फर्स्ट 6 ओवर्स।
उसके बाद पाकिस्तान का जो स्कोरिंग रेट है, जिस तरह पाकिस्तान खेला दोनों T20s में, दैट वाज गुड इनफ टू चैलेंज न्यूजीलैंड। इट्स द फर्स्ट 6 overs वेयर पाकिस्तान नीड्स टू रीथिंक। और आई डू द स्टार्ट इन अनदर प्रोग्राम एज वेल कि जहाँ पे विकेट्स को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू किया था। अर्लियर ये सोचा जाता था कि अगर 3 विकेट्स गिर गई हैं पावर प्ले के अंदर तो वो आपकी टीम बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकती, ये होगा वो होगा। अब रन पिछले 2 साल में दैट ट्रेंड इज अ लिटिल बिट चेंजिंग, एंड दैट ट्रेंड इज चेंजिंग बिकॉज अगर आपकी 0 विकेट्स गिरती हैं और आपकी 3 विकेट्स गिरती हैं, रफली आपका इनिंग्स के एंड के ऊपर फिर भी सेम स्कोर हो रहा है। दैट मीन्स कि आपने अपनी स्कोरिंग रेट इन द फर्स्ट 6 overs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर स्कोरिंग रेट इन द फर्स्ट 6 overs, बिकॉज फिर ये टाइम आता है मिडिल ओवर्स के अंदर या एंड के ऊपर कि टीम आर ट्राइंग टू डिफेंड अगेंस्ट यू एंड इट्स वेरी इजी टू हिट देम आउट ऑफ द अटैक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं वैसे कैटेगोरिकली रेहान ने भी बात की और हसन चीमा साहब ने जितनी पोलाइटली ये कह सकते थे, उन्होंने ये वाली बात की कि देयर वाज अ क्लियर लैक ऑफ मैच प्रिपरेशन ओवर है। और कीपिंग इन माइंड कि आपके पास 14 दिन और कुछ नहीं था सवाई कमरों में बैठने के, एटलीस्ट द प्लानिंग कुड हैव बीन बेटर। आई नो आई एम बीन हार्श, इट्स जस्ट दैट हमें जिस जिस किस्म के ट्वीट्स आए, जिस जिस किस्म के सवालात है, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ लाइक चैनल द सेम फीलिंग हेयर ऑन द शो एज वेल। हसन, चलें, टॉस जीत लिया, पहले बैटिंग कर ली। स्टेटिस्टिकली लेट्स डाइव इनटू दिस स्ट्रेट अप। रन्स पर ओवर, टीम बैटिंग फर्स्ट की क्या सिचुएशन है? क्योंकि हो सकता है कि मतलब उन्होंने ये वाली चीज़ भूल गए हो कि हैमिल्टन में 99% सक्सेस रेट है न्यूजीलैंड का वाइल चेसिंग, या हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया हो कि उन मे बी दे हैव सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि व्हाई वुड दे बैट फर्स्ट। एक्चुअली नंबर्स पे जाने से पहले मैं एक एनालॉजी मेरे दिमाग में भी है। आपको याद है आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले नोकिया ने अपना 3310 दोबारा लॉन्च किया था, और उस वक्त थोड़ी देर के लिए बड़ा शोशा चला था कि दोबारा से वापस आ रहा है, और लोगों का जो नॉस्टैल्जिया का जो हाई होता है, जो खुमार होता है, थोड़ी सी देर का रश जो होता है नॉस्टैल्जिया का, वो उजागर हो गया था। और आई थिंक कि उस वक्त 10वें या 11वें सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिका उस साल में। लेकिन वही बात है कि आईफोन 10 के ज़माने में या सैमसंग 20 के ज़माने में आप नॉस्टैल्जिया पे एक हद तक ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, और फिर जो है आगे नहीं जा सकते हैं आप। पाकिस्तान जो है पिछले 15 सालों में वनडे क्रिकेट में भी और T20 में पाकिस्तान दूर हो गया था, लेकिन मिकी आर्थर के जाने के बाद से T20 में भी पाकिस्तान की सोच वो नोकिया 3310 वाली है कि बेसिकली आप पीछे देख रहे हैं, अपना जो पास्ट है, अपना जो माजी है, वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करेंगे उस तरह की हमारी टीम हो जो जब आप पीछे देखते जा रहे हैं तो दुनिया आपसे आगे तर जाती जा रही है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम अपनी ग्रेट 90s की टीम की बात करते हैं। उस टीम को अगर आप देखें, सईद अनवर और अब्दुल रज़ाक, एक की 80 की स्ट्राइक रेट थी, एक की 81 की थी, उसके अलावा किसी की 80 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं। जो सारे जो बड़े नाम हैं, जो सारे टीवी पे होते हैं, कमेंट्री करते हैं, कोचेज़ रहे हैं, किसी की 80 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं। सरफराज अहमद की 87 स्ट्राइक रेट है, और हम सब इस टेबल में भी बैठे हुए हैं, जो सारे टीवी पे भी देख रहे हैं, इन्होंने भी किसी ना किसी वक्त मैच देखते हुए कहा होगा कि सरफराज की वो रन रेट नहीं है जो मॉडर्न वनडे क्रिकेट के लिए चाहिए होती है। हम वो अभी 3310 की सोच लेके जा रहे हैं अभी तक, और आई एम सरप्राइज्ड ओवर दिस, क्योंकि हम दोनों ने मिसबा के साथ भी काम किया, वकार यूनुस के साथ भी काम किया, आपने मुश्ताक अहमद के साथ काम किया। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप जब काम करते हैं आपको अंदाज़ा होता है कि क्रिकेट की बारीकियों का इनका वो इल्म है जो हमें 50 जन्म में भी नहीं आएगा, हम जैसे आप जैसे लोगों को। तो इस तरह के लोगों से जब ये एक्सपेक्ट करना, इतनी बेसिक जो गलतियाँ कर रहे हैं कि आप अपने T20 में टॉप 3 में 2 एंकर्स खिलाना, ये 3310 भी नहीं, वो जो 1100 फ़ोन होता था उसके बराबर की सोच है। अच्छा, हम स्टैट्स भी यहाँ पे रन करेंगे, लेकिन हसन चीमा ने बात पॉइंट आउट की कि जी जो 90s की दहाई थी उसमें 80-81 का जो स्ट्राइक रेट होता था वो सिर्फ 2 प्लेयर्स का था और बड़ा अच्छा कंसिडर किया जा रहा था। तो अगर आप 90 से कंपैरिजन करें फिर तो रिजवान का T20 का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। चलते हैं जी थोड़े से स्टैट्स वगैरह की तरफ से। आई अपोलोजाइज, मैं कभी भी किसी प्लेयर को सिंगल आउट नहीं करता, लेकिन इट्स जस्ट दैट कसूर नहीं है, मतलब रिजवान का कसूर नहीं है, इट इज़ द लैक ऑफ मैच प्रिपरेशन। ये मैं बार बार इस वाली बात नॉट इवन दैट। अगर आप समथिंग हियर, सो बेसिकली हमारा मसला ये है कि हमारी जो क्रिकेट डिस्कोर्स है वो लिमिट हो जाती है इंडिविजुअल्स के ऊपर, ठीक है। इंडिविजुअल्स की गलती नहीं होती, उसकी वजह ये एक प्लेयर ने वही करना है जिसके ऊपर ही इज गुड एट, जो उसने अपनी सारी जिंदगी की है। आप एकदम इंटरनेशनल लेवल पर चेंज नहीं कर सकते। उसको यूटिलाइज किस तरह करना है, दैट इज अप टू द मैनेजमेंट, दैट इज नॉट अप टू द प्लेयर। प्लेयर को तो आप कहेंगे ओपन करो, ओपन कर लेगा, उसको कहेंगे 7 पे खेलो, वो 7 पे खेलेगा। उसके लिए इससे बड़ा और क्या ऑनर है कि ही इज वेयरिंग द पाकिस्तानी कलर। और आप इस तरह देखें ना, आप न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं, कप्टेल और
साइफर्ट ऊपर खेल रहे थे, किसी वक्त लगा कि वो एंकर के रोल में आ रहे हैं। उनका एंकर केन विलियमसन है, ऊपर से 2 बंदे जाते हैं मारने के लिए, एक आउट होता है तो विलियमसन जाता है एंकर करने के लिए, वो भी अगर आउट होता है तो उसके बाद फिर फिलिप्स है, नीशम है, जो प्योर हिटर्स हैं। आप इंग्लैंड की टीम को देखते हैं, एक डेविड मलान है जो उनको बेसिकली एंकर कर रहा होता है, अगर मलान नहीं होगा तो रूट होगा, बाकी सब 1 to 6 जो है वो मारने वाले होते हैं। जो अच्छी T20 टीम्स हैं वो इस तरह खेलती हैं। हमने पहले T20 में 2 एंकर्स के साथ ओपन कर लिया, जो कि दोनों अपनी जगह के लिए भी अभी लड़ रहे हैं। इट्स नॉट इवन कि जो बाबर वाला एंकर का रोल होता है या कोहली वाला होता है कि जब आप एक कॉन्फिडेंस से खेल रहे होते हैं कि यार मैं इस टीम में मेरी जगह पक्की है तो थोड़ा फ्रीडम से खेल सकते हो। कल के मैच में जब हैदर और रिजवान ओपन करने गए हैं तो मैंने कहा शुक्र है कि इनको फ़ौरन समझ आ गई अपनी गलती की। मेरा ये ख्याल था कि अगर रिजवान आउट होते तो अब्दुल्ला बैटिंग करने आएगा, अगर हैदर आउट होते तो हफीज़ बैटिंग करने आएगा, बिकॉज वो रोल टू रोल होता है। हैदर आउट होता है और अब्दुल्ला बैटिंग करने आता है, और इसी वक्त इमीडिएटली आपको ये रियलाइजेशन होती है कि यार मतलब दे हैवंट रियली लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। अच्छा इस साथ साथ मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने तैयारी की हुई थी जी इस शो के लिए, ये तो बात अलग है कि द इमोशंस आर रनिंग हाई राइट नाउ, लेकिन मैं चाहूँगा कि साथ साथ हम ग्राफिक्स वगैरह भी साथ साथ दिखाते रहें ताकि कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशन होती रहे, क्योंकि हम जो ये बात कर रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट बाकी सारी टीम, क्योंकि आपको इस एंकर वाली कॉन्वर्सेशन से ही समझ आ जाएगी या इसी कॉन्वर्सेशन से समझ आ जाएगी कि 1 to 6 अगर कुछ टीम्स के पास 5 हिटर्स हैं तो उसका फ़र्क क्या पड़ा। अब ये देखिए पिछले T20 से पहले रन्स पर ओवर ऑफ टीम्स बैटिंग फर्स्ट इन न्यूजीलैंड इज़ 9.45। हसन चीमा पाकिस्तान की तरफ बताएं आप। ये बेसिकली इस सीरीज़ से पहले का मैंने निकाला था कि जो न्यूजीलैंड में टीम्स ये 2016 के वर्ल्ड T20 की बात है 9.45 है, और इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बड़ा मुल्क जिसमें 9 से ऊपर के एवरेज पे स्कोर होता है। 9.45 की आरपीओ का मतलब है कि अगर आप पहले बैटिंग करें तो आपका स्कोर 189 लगता है। 189 इज एन एवरेज स्कोर कि 100 इतना आपको करना ही करना है, अगर आपको जीतना है तो इससे ज़्यादा करना है। पाकिस्तान का इस सीरीज़ में 7.9 सिफर है। 1.55 का फ़र्क पर ओवर बेसिकली मीन्स के 31 रन आप जो हैं वो ग्राउंड पे छोड़ के आ रहे हैं एवरेज के मुकाबले में। तो और उसकी जो सबसे वाज़ेह जो फ़र्क है वो आपका पावर प्ले में है कि वो जो 9.45 का इकॉनमी जो लेते हैं दैट इज़ बिकॉज पावर प्ले में 8.75 की का आरपीओ होता है। 8.75 इज़ अबाउट क्या 52-53 रन का आपका पावर प्ले का टारगेट होता है। पाकिस्तान ने एक मैच में 29 किया, एक मैच में 33 किया। जब आप पावर प्ले के एंड पे ऑलरेडी 20, 22, 25 रन पीछे हों एवरेज स्कोर से, तो उसके बाद पहले मैच में शादाब जो करे या इमाद जो करे या फ़हीम जो करे, और दूसरे मैच में ऑलमोस्ट हफीज़ ने जो सिंगल हैंडेडली किया, वो जो भी कर लें, आप अपने बॉलिंग अटैक को वो सिक्योरिटी या वो टारगेट नहीं प्रोवाइड करते कि जिससे वो कम्पीट कर सकें। अब कल के मैच में जब न्यूजीलैंड देखा कि स्पिन को मदद मिल रही है, खासतौर पर लेग स्पिन को एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, उनने आराम से शादाब के 4 ओवर में 24 किया, रन बॉल 6 की औसत पे वो गया। इमाद को भी आई थिंक 1 या 2 ही चौके मारे थे, 3 ओवर में उसका 25 किया, 7 ओवर में 49 यानी 7 की औसत पे। बाकी के 13 ओवरों में उनको 9 की औसत पे स्कोर करना था जीतने के लिए, लेकिन उन्हें पता है जैसे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि ये वो ग्राउंड है जहाँ पे 9, 9.5 एवरेज स्कोर होता है, और वो उन्होंने कभी एक वहाब का ओवर महंगा पड़ जाएगा, एक हारिस का महंगा पड़ जाएगा, उसमें पूरा कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर एक रेहान आपसे मैं थॉट्स लूँगा, फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे इसमें, क्योंकि मैं कुछ पॉजिटिव्स की तरफ भी नजर जरूर डालना चाह रहा हूँ, बट या गो ऑन। आई थिंक इस पे डिस्कशन एंड आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू दिस क्वेश्चन एज वेल कि साइफर्ट जब व्हेन ही वाज स्टक ही वाज बॉलिंग एट 1 लाइन एंड 1 लेंथ, तो साइफर्ट ने एक रैम शॉट मारी विद इन द फर्स्ट 7 जो खड़ी हो सकती थी, ठीक है। अगर वही शॉट पाकिस्तानी प्लेयर मारते हुए आउट हो जाता तो उसको क्रिटिसिज्म मिलता हमारे मीडिया से, हमसे, सारे फैन से कि ये क्या इसने शॉट मारी, लेकिन उनको वो फ्रीडम इसलिए मिलता है क्योंकि अब्दुल्ला इज प्लेइंग फॉर हिज प्लेस, ही विल नॉट प्ले दैट शॉट, ही इज अंडर प्रेशर। रिजवान ऑल्दो इज़ वेरी गुड एट दैट शॉट विल नॉट प्ले दैट, क्योंकि उसके ज़हन में ये है कि मैं ओपन कर रहा हूँ, मैंने शायद ये शॉट अभी नहीं मारनी, और अगर मैं आउट हो गया तो मेरे पे ये तनकीद आएगी ये क्या शॉट मारते हुए। हसन अली के भी अर्ली डेज हैं, हसन अली कह रहा हूँ, हैदर अली के भी अर्ली डेज हैं। हैदर इज द परफेक्ट एग्जांपल। कल हैदर ने जो शॉट मारा उस पर अगर आप मतलब मीडिया में देखें या सोशल मीडिया पे देखें लोग कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको। मैं अगर एक टीम का कोच हूँ, कप्तान हूँ या मैनेजर हूँ, मैं उसको उसने जो इनिंग्स के लिए जो शॉट मारे मैं उसको नॉट इवन वंस मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि ये रोल पूरा कर रहा था, क्योंकि ना सिर्फ रोल पूरा कर रहा था और एंड ही हैज गॉटन गुड रिटर्न ऑन दैट शॉट, द गुड रिटर्न ऑन दैट शॉट। वक्त हो रही जी ब्रेक के बाद जब आगे चलेंगे तो और भी कॉन्वर्सेशन करेंगे ऑन पाकिस्तान लॉसेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20s में अभी तक जो सूरत हाल रही है, जिसके अंदर स्पॉइलर अलर्ट, पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया। हसन, हमने अपने पिछले शो में कॉन्वर्सेशन की थी कि प्रॉबल 11s किस तरह खेलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसके अंदर अब्दुल्ला शफी का नाम आया था। ठीक है, अब अब्दुल्ला शफी का मैं यहाँ पर पूरा सबको कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ कि अब्दुल्ला शफीक मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे PSL 3 में, और वो हमारे इमर्जिंग प्लेयर थे। और अब्दुल्ला है तो नो डाउट अबाउट हिज टैलेंट। अब्दुल्ला की टेक्निक और जिस तरीके से वो खेल रहे थे बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त भी हमने फील किया क्योंकि 10 मैचेस हुए, उन्हें चांस नहीं मिला, और चांस के पीछे वजह यही थी कि ये कहा गया था कि ही इज़ नॉट रेडी। आई एम नॉट सेइंग कि ये हमने वी डाउटेड हिज टैलेंट, वी डिडंट, बिकॉज वी स्टिल बिलीव कि अगर तो वाइट बॉल फॉर्मेट तो आई थिंक वनडे वुड बी हिज फॉर्मेट। येस, उनकी 1 सेंचुरी और 250 है इस नेशनल T20 में, लेकिन आई स्टिल थिंक दिस इज़ वे टू अर्ली फॉर अब्दुल्ला शफीक, एंड दिस इज सॉर्ट लाइक बैप्टिज्म इन फायर बेसिकली, जो अब उन्हें बैठकर न्यूजीलैंड में इस तरह की पोजीशन दे दी गई है और उन्हें भेज दिया गया ऊपर खेलने के लिए। इट्स नॉट इवन दैट। वापस मैं उसी बात पे जाऊंगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर के अब्दुल्ला पहले मैच में भी रिजवान के साथ बैटिंग कर रहा था, दूसरे मैच में भी रिजवान के साथ बैटिंग कर रहा था। उस सिचुएशन में क्या होता है, अब्दुल्ला को लगता है कि रिजवान सीनियर बैट्समैन है, ये एंकर कर है, मुझे मारने जाना है, और रिजवान को ये लगता है कि अब्दुल्ला जो चूँकि यंग बैट्समैन है, ये इस तरह से स्कोर नहीं कर पाएगा तो मुझे मारने जाना है। और इस केस में दोनों अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे अभी तक। अब्दुल्ला को अगर आपने जज भी करना है, अब्दुल्ला को तब जज करें जब हफीज़ के साथ बैटिंग करो या हैदर के साथ बैटिंग करो। अगर आप ओवरऑल नंबर्स भी देखें तो ये सिर्फ इस साल 2020 के साल की हैं। हम बात करते हैं कि एंकर का रोल क्या होता है। अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, दोनों ने 400 के लगभग रन्स किए हैं, 35 से ज़ायद की एवरेज है, लेकिन दोनों का स्ट्राइक रेट 130 से कम का है। हालांकि ये उस नेशनल T20 में खेले हैं जो आपकी तारीख का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग नेशनल T20 हुआ है। जबकि अगर आप इस साल के आपने टॉप 8 रन स्कोरर्स देखें पाकिस्तान के जो रहे हैं, बाबर, हफीज़, हैदर, शादाब, ये चारों तो खेल रहे थे। इन चारों को देखें तो बाबर की 136 की स्ट्राइक रेट है, बाकी तीनों की 140 से ऊपर की इस साल में स्ट्राइक रेट है। तो मतलब आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ऐसे खेलने वाला है ही नहीं कि मतलब अगर शोएब मलिक, फ़खर जमान, आज़म खान नहीं भी खेल रहे, बाकी आपके ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जिन सब ने इस साल में अच्छे खासे स्ट्राइक रेट है। आई थिंक हैदर की 32 है, उसके अलावा हर बंदे की 35 से ऊपर स्ट्राइक रेट है, 35 से ऊपर एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी 150 के लगभग है। तो अगर आप इस तरह बिल्ड करें टीम के, यार एक एंकर खेल रहे हैं और इसके इर्द गिर्द लोग मार रहे हैं, तो फिर आपकी टीम जो है वो कामयाब हो सकती है। लेकिन जब आप ये करते हैं कि जी ऊपर के 3 नंबरों में ही पहले मैच में दोनों ओपनर, तो दूसरे मैच में ऊपर के 3 नंबरों में ही 2 बंदे ऐसे खिला लिए जो अपनी नेचुरल गेम से बाहर जाके जिनको खेलना पड़ रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है, अचानक आप 20 for 3, 20 for 4 या 30 पे 2 इस तरह करके आउट होते हैं। और जो अगले प्लेयर आते हैं जो ये इतनी स्ट्राइक रेट वाले, इतनी एवरेजों वाले हैं, वो भी अपने मतलब शेल में आगे खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि यार इसमें मतलब सिचुएशन जो है वो दीवार से लगी हुई है, टीम 3 आउट हो गए हैं 30 पे, तो हमें तो इधर रिकवरी करनी है। तो आपको इस लिहाज से प्रोएक्टिव होना है, आपको इस नज़रिए से जाना है कि इस यहाँ पे क्या डिमांड है। और एंकर की भी कि मतलब आप दुबई, शारजा में खेल रहे हैं, आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो समझ आती है आपका एंकर के रोल की। जैसे मैंने पहले ब्रेक से पहले जो एक स्टार्ट दिखाया कि न्यूजीलैंड में दुनिया में कितना स्कोर नहीं होता, जिस ग्राउंड के अंदर आपने टारगेट ही 220 करना है, वहाँ पे आप एंकर्स की वहाँ पर आप एंकर से क्यों करेंगे? हाँ जी। एक मुझे इरिटेशन होती है कि सब बात करते हैं पाकिस्तान में, जो इस पे बात होती है कि जी बाबर आजम की तरह बैटिंग करो। बाबर आजम इज़ ऑन अनदर लेवल, ठीक है। बाबर आजम दुनिया में उससे बेहतर एंकर इस वक्त T20 क्रिकेट में कोई भी नहीं है, ठीक है। ही प्लेज आर रोल बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आपको अगर आप टॉप ऑर्डर में 4 बाबर आजम डाल देंगे ना, उसका आपको कोई फायदा नहीं। यू नीड 1 बाबर आजम एंड देन यू नीड पीपल टू प्ले अराउंड हिम। अब बाबर इस सीरीज़ में नहीं है, अगर आपने वो रोल किसी को देना था तो वो एक बंदा था। अभी भी आपने क्या किया कि वो जो हसन बात कर रहा है कि आपने 2-3 लोगों को सेम रोल देने की कोशिश की। फिर जो हसन ने बात की कि रिजवान को लगता है कि उसको मारने को कोई यंगस्टर है, और यंगस्टर को लगता है कि उसने मारना है क्योंकि वो एंकर इनिंग्स खेल रहा है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का काम है कि वो क्लैरिटी इन रोल्स दें। और अगर आप डिसमिसल्स देखते हैं पिछले मैच की, तो आपको सब में यही नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखिए अब्दुल्ला की मैं इसलिए बात करूं, अब्दुल्ला हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, ही इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि हम लोग हमेशा पिन पॉइंट कर लेते हैं प्लेयर्स को आफ्टर पोर परफॉर्मेंस हेयर और देयर, मैं नहीं चाहता कि ये एक सीरीज़ बिकम्स
द फाइनल डिसीजन ऑन हिम, या हम जिस तरह अपने नोशन सेट कर लेते हैं इस पे सेट हो जाए। लेकिन अगर आप इन सब की डिसमिसल्स देखें, अब्दुल्ला की भी जो डिसमिसल थी दैट वाज अ हाफ हार्टेड शॉट, ठीक है जी, उन्होंने एकदम से वहाँ कि मैंने मारनी है, पुल करना है, बॉल खड़ी हो गई। इसी तरीके से द डिसमिसल्स वर ऑल्सो वेरी वेरी पेनफुल। और इस सारे सिचुएशन में मैंने कहा था हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे, तो पॉजिटिव एक वही है जो पिछले काफ़ी सालों से वाहिद पॉजिटिव हमें नज़र आता है, एंड दैट इज़ मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ ने, इट्स ऑल द मोर रिमार्केबल कि उनके 99 के बावजूद हमारा स्कोर सिर्फ 163 था। मोहम्मद हफीज़ की जो इनिंग्स थी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एफर्टलेस एंड ब्यूटीफुल इनिंग्स दैट Which Mohammad Hafiz innings is not effortless. एग्जैक्टली। तो रेहान, लेट्स टॉक अबाउट हफीज़, क्योंकि हफीज़ का एक चीज़ मैं तब भी कहूँगा कि अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने उनकी नंबर 4 पोजीशन से छेड़छाड़ी नहीं की, डिस्पाइट टेम्पटिंग। मैं उसे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, बट नहीं, आई वाज हैप्पी कि यार एटलीस्ट मैं उन्होंने कंटिन्यू किया। एक चीज़ तो ये कि इस शो पे मोहम्मद हफीज़ से सबको इतना प्यार हो गया कि एक दफ़ा पूरा सेगमेंट उस पे मैं कर चुका हूँ, एक दफ़ा हसन कर चुके हैं, और आज आपने उनको ब्रिंग अप कर दिया। एंड which is I don't think we need to really discuss him क्योंकि I think we've but I discussed just this need to पहले भी। discuss that six that he hit over the last ball. ओह ठीक है? हो। And a similar six that he hit of a good length in England. तो I mean वो जो golf swing वाली बात है, आप अगर and I think this is very important यार कि आप बेसिकली कंक्लूजन ये है कि अब्दुल्ला को भी खिलाते रहे। अभी 20 साल का है तो 18 साल में वो फाइनली T20 का प्लेयर बन जाएगा। नहीं, अभी ये मोहम्मद हफीज़ But की I think the stats golf swing thing has worked, and आप जितने भी foreign players देखें, आप PSL में हमने सबके साथ काम किया, they are very big on golf swings and range hitting की जो बात होती है उसमें it's very important कि hand eye coordination और सब कुछ वो आता है, and to time the ball perfectly. I think that has played a very important role, and I recommend everyone to read Usman's article on him on Cricinfo, which is really good, explaining कि transition क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या वजूहात थी। अच्छा, हमने बैटिंग पे तो काफ़ी ज़्यादा बात कर ली। पहले मैच में बॉलिंग हमें काफ़ी अच्छी लगी। वी थॉट कि यू कुड क्लियरली सी देयर वाज सिग्निफिकेंट फाइट इन आवर बॉलिंग अटैक। लेकिन कल ये बात अलग है कि 20th ओवर में स्कोर चेज हुआ, लेकिन द बॉलिंग वाज वेरी, लेट्स जस्ट कॉल इट नॉट पेनिट्रेटिव इनफ। उसमें विकेट की हमें चांसेस वगैरह नहीं। किस तरह अगेन वही बात है कि अगर 50 लोग कह रहे हैं कि 150 का स्कोर लगा, 160 का स्कोर लगा है, ये आपको T20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिच होती है। आपको देखना कि पिच कौन से स्कोर वाली पिच है। अगर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अगर सिर्फ सिमिलैरिटी दूं, वहाँ का 160, यहाँ का 130, एग्जैक्टली सही। मतलब वहाँ पे 190 इज द एवरेज स्कोर। तो इसका मतलब है तो आप इक्विवेलेंट ये देख लें कि वनडे में 220 स्कोर लगाओ और आप अपनी टीम को कह रहे हो कि यार इन्होंने डिफेंड नहीं किया, बॉलिंग ने डिफेंड नहीं किया। और आपको ये भी कंसिडर करना है कि मतलब हम कोचिंग वगैरह की बात कर रहे थे, मैनेजमेंट और किस तरह से ब्रेक डाउन किया होता है। वी नो न्यूजीलैंड का बैटिंग कोच कौन है, हमें पता है उसकी क्या सोच है। उसको क्या नहीं पता होगा कि तो किस तरह उसने टारगेट किया। उसने ये जो सारे जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं इनकी साइकी का नहीं उसको उसने समझ 3 साल सबको PSL में नहीं कुटा। तो वो मेरी कल रात लू क्रॉन्की उनके बैटिंग कोच है, उनसे बात यही हो रही थी। तो ये कहते हैं कि मैंने कहा कि यार थोड़ा इजी ले जाओ अपने पाकिस्तानी बॉयज़ के ऊपर। तो कहते हैं यार इजी क्या लेके जाने, मतलब 160 जब स्कोर लगा तो फिर तो आप अपनी नॉर्मल गेम खेल के आराम से चेस डाउन कर रहे, तो कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक उन न्यूजीलैंड के दिमाग में यही है कि पहले बैटिंग करते हुए इनको 1.25 तक बस रिस्ट्रिक्ट करना है। अब अगर आपको ये लगता है कि जी 160, 163 या इवन 153 आपको डिफेंड करने वाली बात है इन पिचों पे न्यूजीलैंड पे, और अगर आप न्यूजीलैंड के मतलब कल और परसों बात हो रही है कि जी स्पिनर, तीसरा स्पिनर खिला लो, उस्मान को खिला लो, उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ ये परफॉर्मेंस दी है। आप वो नंबर्स देखें स्पिन के, तो वो भी हमारे पास ग्राफिक तैयार है भाई। स्पिन रन पर ओवर बाय होस्ट कंट्री सिंस 2016 वर्ल्ड T20। जी आप बता रहे थे। आप अगर स्पेन के नंबर्स देखें 2016 के बाद से दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें इतना डिफिकल्ट है स्पिनर के लिए विकेट लेना और खासतौर पर रन रोकना जितना न्यूजीलैंड में है। और उसमें पिच से ज़्यादा उनका जो ग्राउंड है, इधर एक 38 मीटर की बाउंड्री होती है, एक 40 मीटर की बाउंड्री होती है, मसला वहाँ पे आता है। ठीक है, और ये अगर और ये क्योंकि हमारे स्पिनर्स पे तनकीद भी हो रही है कि पिछले इन दोनों मैचेस में रेहान 1 विकेट स्पिनर्स की। I think so. Yeah. But also like आप ये बात कर रहे हैं 8.29 हसन ने लिखा है वर्ल्ड T20 से लेके अब तक, उसमें भी अगर आप हैमिल्टन का निकालें रिकॉर्ड, वो इससे भी बुरा है। और वो इसलिए क्योंकि स्टेट बाउंड्री 58 मीटर्स की है, ठीक है। अगर आप बॉल को आगे ठपा देंगे मिस हिट भी छक्का हो जाएगा, ठीक है। स्पिनर्स का थोड़ा डिफरेंट है। आप बात कर रहे हैं कि जी वो 9 विकेट से जीते हैं। अगर पाकिस्तान उनको आखिरी ओवर तक ले गया 160 करके, और पहली बॉल डॉट बॉल हुई है लास्ट ओवर की, और दूसरी बॉल पे शायद कैच आउट हो सकता था, तो आप तो बॉलर्स को दुआएं दें कि वो आपको यहाँ तक ले गए हैं।
आई विल गिव यू अ स्टैट कि द लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड एवर एट द ग्राउंड जहाँ पे मैच हुआ था वो 185 है, और आप 163 के ऊपर बॉलर्स को कह रहे हैं इन्होंने शायद अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सॉरी, अपॉलॉजीज टू द बॉलर्स। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। चेंजेस यूड लाइक टू सी फॉर द लास्ट मैच। मेरे नज़दीक एक चेंज तो बहुत ऑब्वियस है, वो ये है कि वो चेंज नहीं, एक एडिशन बड़ी ऑब्वियस है, इफ्तिखार हैज़ टू बी इट। Like that is another thing that I don't understand कि आप मतलब इफ्तिखार का रिकॉर्ड डोमेस्टिक में भी अगर आप देखें उसका बेस्ट रिकॉर्ड डायमंड इस तरह के ग्राउंड पे जहाँ पे वो बाउंस अच्छा किया था। ये वो बंदा है जिसने, हम टॉस की पहले बात कर रहे थे, आई लुक बैक एंड ऑस्ट्रेलिया वाली जो आपको याद होगा पिछले साल जो सीरीज़ हुई थी, 3 मैच थे, एक में पाकिस्तान ने टॉस जीता, 2 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस दोनों में चेसिंग का फैसला किया। आप तब से भी नहीं सीखे, इस दफ़ा भी आप, और उस सीरीज़ में सिमिलर पिचेस थी, उस सीरीज़ में आपका एक ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था और उसको आपने इस सीरीज़ में मैच नहीं कराया। तो उसका टेस्ट मैचेस। अच्छा मुझे एक सेकंड, एक चीज़ हमने ब्रेक पे जाना है जल्दी से। ये हसन ने इफ्तिखार की बात की, हम काफ़ी देर से ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करनी थी तो आप करते जिम्बाब्वे सीरीज़ के अंदर, आपने चुना नहीं हम इनको खिलाएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक को प्रॉपर एक्सपोज करेंगे, और बेसिकली किसी प्लेयर की गलती नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेयर वही करता है जो उसको आदत है, आप उसको क्लैरिटी ऑफ रोल दें, डजंट मैटर हु प्लेज। आप यही 11 खिलाएं लेकिन आप इनकी परम्यूटेशन चेंज करें, बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ों पे भी नज़र डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पर बात करेंगे, बॉक्सिंग पे बात करेंगे, तो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच की, जिसके अंदर और कोई स्टैट किसी को भी नहीं याद सवाए 36 ऑल आउट के। और वेल करेक्शन कर दूं क्योंकि ट्विटर पे किसी ने 36 ऑल आउट किया था तो काफ़ी ज़्यादा आई थी, करेक्शंस आई थी कि जी फॉर 9 है, तो 6 for 9 विद लास्ट प्लेयर इंजर्ड आउट। तो आई मीन दिस वाज रिमार्केबल, दिस वाज रिमार्केबल। एब्सोल्युटली, आई थिंक एक तो लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, जो भी हमारे शो अगर आप ट्यून इन करें, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने इस मैच का प्रॉपर खुलासा लेना हो ना, तो शोएब अख्तर साहब का फेसबुक पेज है, उस पर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, और वो आप बस वो वीडियो देखें, दैट शुड एक्चुअली समराइज द इंटायर मैच प्रॉपरली। लेकिन यस, आई थिंक इस मैच के अंदर इमीडिएटली आफ्टर द मैच फिनिश तो हसन और मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो हसन मेंशन कि ये इनके जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं वो सारे अब्बास की लेंथ पे बॉल कराते हैं लेकिन 140 पे बॉल करवाते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट है, स्पेशली जो पिंक बॉल के है, और पिंक बॉल के अगेंस्ट इंडिया का बहुत बुरा रिकॉर्ड है। लाइक देयर हैव बीन फेज ऑफ प्ले जहाँ पे उन्होंने 5 विकेट 50 के अंदर लूज़ किए, लेकिन 36 पे ऑल आउट नहीं, सॉरी यार, 9 आउट, ठीक है, 9 आउट। द प्रॉब्लम इज़ कि अक्सर ये बात होती है कि टेस्ट रैंकिंग्स की बात होती है, डिफरेंट चीज़ों की बात होती है, उसमें ये आता है कि जी बेस्ट बैटिंग टीम, बेस्ट बॉलिंग टीम, दैट इज़ ऑल वेरी रिलेटिव। बेस्ट बैटिंग, कोई दुनिया में ऐसी टीम नहीं है जिसकी बैटिंग एवरेज कंबाइंड जो है आउटसाइड ऑफ होम ज़्यादा हो देन एट होम। एवरी कंट्री हैज़ अ नेगेटिव एवरेज व्हेन बैटिंग अवे फ्रॉम होम, और उसमें सबसे बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बैटिंग एवरेजेस अगर किसी भी टीम का, इफ वी कैन हैव दैट ग्राफ ऑन स्क्रीन एज वेल, तो वो इंडिया का है। इंडिया ऑन एवरेज दे -13.21 रन अवे फ्रॉम होम, विच मीन्स कि वो पर इनिंग्स 132 रन कम कर रहे हैं ऑपोजिशन जितना वो होम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 132 रन, यस, ओके, तो दैट्स होम पे करते भी तो 500 एग्जैक्टली। और इंडिया का जो रिसर्जेंस है और इंडिया की जो फॉर्म बेहतर हुई है 2016 ऑनवर्ड्स अवे मैचेस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर उनकी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रही थी, उसकी वजह मोस्टली उनकी बैटिंग हैज़ स्कोर्ड रन्स, पर उनकी बैटिंग हैज़ ऑलवेज स्कोर्ड सिमिलर नंबर ऑफ रन्स, उनकी बॉलिंग हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, उनकी फास्ट बॉलिंग हैज़ ड्रास्टिकली, इसलिए उनका वे रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर हुआ है। बैटिंग में स्टिल इंडिया का इशू ये है कि व्हेन दे गो अवे फ्रॉम होम द डिफरेंस इज सो ह्यूज बिटवीन देयर होम एंड अवे नंबर्स के अभी भी बैटिंग उनकी स्ट्रगल करती है, वो रिलाई करते हैं अपनी बॉलिंग पे। और इस मैच में भी देखें तो पहली इनिंग्स में भी उनका 250 से ऊपर नहीं हुआ था, दे स्टिल टुक द लीड बिकॉज ऑफ देयर बॉलर्स। और इस इनिंग्स में भी अगर वो थोड़ी सी लीड ले जाते तो उनके बॉलर्स को डिफेंड द टोटल। द प्रॉब्लम रिमेन्स कि आप, क्योंकि कोहली इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच, व्हाट आर इंडिया गोइंग टू डू? दूसरा हमें पता है कि व्हेन यू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया
these tours become so long, especially after such a performance, कि आपको प्रेस ग्रिल कर रही है, इंडिया की प्रेस ग्रिल कर रही है. For India to bounce back from this would be almost next to impossible. नहीं, लेकिन जब पहली इनिंग्स ख़त्म हुई तो आई थिंक इंडियन कैंप्स में बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव थी, बिकॉज उन्हें था कि यार हम पिछली सीरीज भी जीते थे, हम ये भी निकाल लेंगे. हाँ, बट लाइक उसमें ये भी फैक्टर करना होगा पिछले 2 सालों में हेजलवुड तो चल ठीक है, बट पैट कमिंस की जो बात है, लाइक आई थिंक कई दफ़ा हम चूँकि काफ़ी ज़्यादा आमतौर पे क्रिकेट जब डिस्कस होती है तो एक्स क्रिकेटर्स ही बात करते हैं, और एक्स क्रिकेटर्स जो हैं कभी आज की जनरेशन को की तारीफ़ करना जो है मतलब अपने मज़हब के ख़िलाफ़ समझते हैं. तो वो कभी भी हमेशा वो नुक्स निकालते हैं. इस सिचुएशन में अगर आप सारी विकटें देखें, मोस्ट 10 में से 9 में से कोई 7 विकटें होंगी जिनमें आप ये नहीं कह, ना टेक्निक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना आप किसी के जिगरा दिल डिस्कस कर सकते हैं. वो बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे थे, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी. और पैट कमिंस की जैसे मैंने रेहान को बात की थी कि उसका अगर आप मैप चार्ट देखें, उसकी लेंथ, उसकी लाइन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम होती है जो अब्बास की होती है. वो ना एक स्टैट था कि अब्बास की ऑन एवरेज जो है गुड लेंथ गुड लाइन बॉल 50 से 55% होती है. आई थिंक करियर वाइज उसकी 53% है कि अब हर ओवर में 6 में से 3 बॉलें जो है वो टॉप ऑफ स्टंप डालता है. लेकिन अब्बास करा रहे 125-130 पे. कमिंस और हेजलवुड ने इस मैच में तीनों इनके स्टार को मिला के 48% बॉल्स उस लाइन और लेंथ पे कराई हैं, मतलब आधी बॉलें वहाँ पे कराई हैं, और इन तीनों में शायद ही कोई बॉल 138-139 से कम कराई है. तो और इस सिचुएशन में पिंक बॉल है जो मूव अराउंड भी करेगी, और इंडिया की पहली इनिंग्स में इतना स्कोर करना भी, और वो भी मतलब कोहली और पुजारा की बैक पे हुआ था. और अब मैं एंड में वही बात करूँगा कि जब ये आई थिंक मोस्ट पाकिस्तानियों ने देखा नहीं होगा जब ये चल रहा था. आई वॉज अवेक क्योंकि दवाइयाँ खा के मैं सुबह का जागा हुआ था. तो उस वक्त पिछले 2 दिन तो बस स्ट्राइक रेट और रन रेट पे बात होती रही थी. पहले दिन इंडिया के पुजारा ने 150 बॉलों पे 40 किया. दूसरे दिन के जी ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर में 100 स्कोर नहीं लगा हुआ था. तीसरे दिन किसी की रन रेट पे बात नहीं हो रही थी. कोई नहीं कह रहा था कि ये ठक्का लगाया हुआ है, स्लो क्यों खेल रहे हैं, ये रन रेट पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, स्ट्राइक रेट पे क्यों नहीं फोकस कर रहे. वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब इस क्वालिटी की बॉलिंग है, जो इंडिया की बॉलिंग का डिसिप्लिन था और ख़ासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का डिसिप्लिन था, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी जितने बॉलर्स हैं और इंटरनेशनल में भी जितने बॉलर्स हैं उनको ये देख के सीखना चाहिए कि हम ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है, ये रेड बॉल के लिए ब्लूप्रिंट है. हम कहते हैं ये स्पीड वाला है और ये एक्यूरेसी वाला है. ठीक और है. जो अब बड़े बॉलर है वो उनके पास दोनों चीज़ें हैं. अच्छा, मैं सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन से जो मैंने किया वो किया कि हसन चीमा अभी रिकवर करें, इन्हें कोविड है नहीं, लेकिन आप सारे प्लीज़ मास्क पहने. हम लोगों ने वैसे सोचा था कि आज पूरा शो मास्क में करें एज ए पब्लिक सर्विस मैसेज, लेकिन हमने नहीं किया. आने वाले दिनों में जब दूसरा टेस्ट, आई बिलीव बॉक्सिंग डे, इट्स गोइंग टू बी द बॉक्सिंग डे टेस्ट, तो उस पर फिर जब आने वाले दिनों में ज़रूर कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के भी उसी दिन टेस्ट मैच स्टार्ट होगा. अब जल्दी से फुटबॉल पे नज़र डाल लेते हैं यार, फिर बॉक्सिंग को लास्ट सेगमेंट में ले जाते हैं. फुटबॉल में 2 रिमार्केबल रिजल्ट्स आए ओवर द वीकेंड. वो एक लिवरपूल ने 7-1 मारा और फिर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6-2 मारा, और उसके बाद सडनली द टाइटल रेस इन द टॉप 3 यू हैव लिवरपूल, लेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. I think the biggest result was Leicester beating Tottenham. लेस्टर बीटिंग टॉटनहम वाज, वेल आई मीन आई थिंक अब जिस किस्म का सीजन हुआ है इस तरह की विन्स वगैरह तो ये स्क्रैपी इनकाउंटर्स होंगे. हाँ, और ऑल्सो मतलब आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव कि यू शुड लुक एट जो आपका किसी भी लीग का टेबल होता है जब तक वो सीज़न आधा ना हो जाए, तब तक टेबल देखना, वरना फिर आप ये भी कह सकते हैं साउथहैम्पटन भी टाइटल रेस में है. आई थिंक अभी टीम अपने आप को सॉर्ट आउट ही कर रही है, और अभी ट्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं. जैसे हमने एक ये ट्रेंड देखा है कि जो प्रेसिंग टीम्स हैं वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही जितना पहले होती थी. और लिवरपूल की को दाद देता हूँ क्लॉप को इस बात पे कि जब उन्होंने देखा कि वो प्रेसिंग उनकी उस तरह नहीं चल रही है, एस्टन विला वाला मैच अगर आपको याद है, तो उन्होंने वापस मतलब 1-2 गियर पीछे कर लिया है अपनी टीम को. अगर शेफील्ड यूनाइटेड परफेक्ट एग्जांपल है कि लास्ट ईयर वो अभी भी आई थिंक टॉप 5 में है वो प्रेसिंग के हिसाब से, अटैकिंग थर्ड में जो goals rate as well. तो और उनका 13 मैचों में 1 पॉइंट है. लेकिन इस वक्त जो गोल्स की सिचुएशन है, क्योंकि आई नो आपने काफी इस पे भी तैयारी की हुई है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट, क्योंकि दैट्स अबाउट लीड्स. क्योंकि
कल बात हो रही थी कि क्या जब लीड्स हारा ये आपके है सामने पाकिस्तान स्क्रीन पे से, भी है, ये कंपैरिजन है जी, गोल्स इन्वॉल्विंग टीम्स या है, गो कि लीड्स को क्या चेंज करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है, लीड्स को लोग एंजॉय इसलिए करते हैं, दिस इज आफ्टर द लीड्स मैच नाइट मैच, रात का जो बर्नली वुल्व्स वाले मैच थे उनको मैंने ऐड नहीं किया, एस्टन विला का सॉरी जो मैच था। बट इस वक्त लिवरपूल ने 7 गोल अभी मारे और 7 गोल एस्टन विला से मारे, तब जाके उनके 13 मैच में 55 गोल्स मतलब फॉर कंसीडर्ड और स्कोर्ड है। सेकंड पे लीड्स है, और लीड्स की यही खास बात है कि वो गोल करेंगे भी और गोल खाएंगे भी। आई थिंक देयर द ओनली टीम, अब आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद उनको ऐड होगी, जिसने 20 से ज़्यादा गोल किए भी हैं और 20 से ज़्यादा गोल खाए भी हैं। एंड दैट डिस्पाइट वन मैच बीइंग 0-0। हाँ, डिस्पाइट एक 0-0, तो मतलब कि एज अ फैन अगर आप देख रहे हो न्यूट्रल हैं या लीड्स के फैन, तो आप तो सपोर्ट ही करेंगे। और कल मुझे जो सबसे खुशी की बात लगी वो ये था कि राइट आफ्टर द मैच रॉय कीन ने आगे कहा कि मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ लीड्स को, और बियल्सा ने कहा कि मैं चेंज नहीं करूँगा और मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ। और आई नेवर थॉट कि रॉय कीन और मार्सेलो बियल्सा जो है वो एक पेज पे होंगे। अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड वन दिस गेम 6-2, और जो क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली ये मैच देख नहीं सका था, लेकिन ट्विटर How can you not watch a Leeds match, man? यार आई कुडंट, आई वाज Yeah. स्लीपिंग। Okay. लेकिन जब मैंने उठ के जब देखा तो जब पूरी ट्विटर जो मेरी फीड थी उस पे लोगों को इस बात का शौक ज़्यादा हो रहा था कि यूनाइटेड गोल इतने कैसे कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखें, एक तो चीज़ यह है कि दिस यूनाइटेड टीम, मैंने पहले भी ये बात किया है, दिस टीम इज़ परफेक्ट। अगर दूसरी टीम पोजीशन रखने की कोशिश कर रही हो तो ये यूनाइटेड टीम परफेक्ट है, बिकॉज ऑन द ब्रेक द अमाउंट ऑफ पेस दे हैव, दे गोइंग टू स्कोर गोल्स। सेकेंडली, लीड्स यूनाइटेड के गेम्स खेल रहे हैं, स्कोर लाइन ये भी हो सकती है कि लीड्स के 6 होते हैं, यूनाइटेड के 2 होते हैं, लेकिन यूनाइटेड गोल ज़रूर करता, बिकॉज लीड्स जो है वो इतना ऊपर प्रेस करेगी, जब वो हाई प्रेस करेंगे दैट अलाउज यूनाइटेड स्पेसी प्लेयर्स टू गेट इन बिहाइंड देम। ऑल्सो उनके मैकटोमिनी ने 2 गोल किए, उसकी वजह भी यह है कि लीड्स ऐसे एरियाज में प्रेस कर रहा था, और जब यूनाइटेड काउंटर करता था तो लीड्स डिड नॉट हैव इनफ स्पेसेस कवर्ड। सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाके 59% पोजीशन के बावजूद आप 6 गोल कंसीड कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी फन, एंड दैट्स द पॉइंट अबाउट लीड्स, एज हसन मेंशन ऑलवेज, एंड माय फेवरेट हैशटैग ऑन ट्विटर इज ऑलवेज वॉच लीड्स। सही है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन जाते जाते मैं जस्ट ब्रीफली कॉन्वर्सेशन कर लूँ एक छोटी सी, वो ये थी कि जी 7-1 जीते तो ज़रूर, लेकिन जो टॉकिंग पॉइंट था वो ये था कि साला वाज बेंच्ड एक्चुअली फॉर दिस गेम एंड ही केम ऑफ द बेंच एंड एंडेड अप स्कोरिंग 2 एंड मेकिंग 1 गोल। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बॉक्सिंग पे बात करेंगे, आपकी ट्वीट्स पर नज़र डालेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। अब बात करेंगे बॉक्सिंग की। हफ्ते को पाकिस्तान में एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन थी कि पाकिस्तान में 2 बहुत ही बड़े सेंसेशनल बॉक्सिंग मैचेस हुए, लेकिन उसमें चक्कर ये था कि एक हुआ लाहौर में, एक हुआ कराची में। पहले मैं मैचेस की बात करूंगा, देन आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस। जो कराची में हुआ उसमें जी एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की जो चैम्पियनशिप थी दैट वाज ऑन द लाइन, और उसकी फाइट हुई थी बिटवीन उस्मान वज़ीर एंड BS लोपेज। उस्मान वज़ीर का आपको पता है कुछ महीने पहले ही हमने अपने शो में भी कवर किया था कि उस्मान वज़ीर ये टाइटल जीते थे पहली दफ़ा पाकिस्तान में, और अब वो इस टाइटल का दिफा कर रहे थे एंड ही मैनेज टू विन अगेंस्ट BS लोपेज, और ये फोर्स्ड एंडिंग थी विच मीन्स के इट वाज अ नॉकआउट। उसके अलावा लाहौर में आमिर खान प्रमोशंस ने किया था वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉन्फ्रेंस का मिडल ईस्ट चैम्पियनशिप फाइट, जिसमें पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट बॉक्सर मोहम्मद वसीम का मुकाबला हुआ था जेनी बॉय बोका के साथ, और मोहम्मद वसीम वो जीतने में कामयाब हुए थे। तो फॉर फाइटिंग फैंस दिस इज़ अ गुड थिंग कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये इवेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं, और इससे काफ़ी अच्छी कवरेज भी मिली, हमारे स्पोर्ट्स चैनल्स पे भी मिली। जियो ने तो जो उस्मान वज़ीर की फ़ाइट थी उसे बराह रास्त दिखाया, और दूसरे चैनल पर मोहम्मद वसीम की फ़ाइट भी हुई। तो दिस इज़ हार्टनिंग टू सी कि पाकिस्तान में अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ये लेवल हो रहा है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मेरा एक इशू और कंसर्न है वो ये था कि ये दोनों फाइट्स सेम डेट पर क्यों हुई। आई एम प्रिटी सर्टन बिकॉज देवर वर सम पोलिटिकल, आई थिंक कोई पोलिटिकल इशूज़ थे दोनों के बीच में, बट तब भी दे कुड हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट जहाँ पे 2 सेपरेट डेट्स पर ये इवेंट हो सकता था, ताकि इन कार्ड्स को प्रॉपर फुल फ्लेज एक्सपोजर और प्रमोशन मिलता। सो दिस इज़ माई कंसर्न। होने को एक जी गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ और दूसरे में गवर्नर सिंध कराची में चीफ गेस्ट थे। तो आई एम प्रिटी सर्टन कि जो आपकी ये जो बॉडीज़ हैं बीच में, इन्हें अब इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा, बिकॉज
मुझे याद है मिड 90s में एक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप था इंडिया में और वहाँ पे पाकिस्तान की 2 टीमें पहुँच गई थी। तो वी डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। मेरी गुजारिश यही है इन ऑर्गेनाइजर्स के साथ, मैं दोनों साइड के ऑर्गेनाइजर्स को जानता हूँ, मेरी दोनों से गुजारिश यही है कि प्लीज़ अब अगर इस स्पोर्ट को प्रमोशन मिल रही है, हाईलाइट मिल रही है, तो इसे आप इस तरीके की सिचुएशन में ना डालें। हर कार्ड की अपनी वैल्यू होती है, उसे प्रॉपर वैल्यू और माइलेज दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इकट्ठे बैठकर एक इवेंट करें, लेकिन आप इन इवेंट्स को स्प्रेड आउट कर सकते थे। सो बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ मोहम्मद वसीम एंड उस्मान वज़ीर, दोनों अपने टाइटल्स जीतने में कामयाब हुए, एक ने खैर दिफा किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम स्पोर्ट्स लाउंज टू दीज बॉक्सेस। अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ, और ट्वीट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाक टीम से रिलेटेड आ रहे थे। तो सबसे पहला ट्वीट जी अब हम स्क्रीन पर लाते हैं, और जो सबसे पहला सवाल है वो है जी हैदर अली साहब का। कैन यू प्लीज नेम योर प्लेइंग 11 फॉर द थर्ड T20 इंटरनेशनल वर्सेस न्यूजीलैंड एंड गिवन द रिसोर्सेज अवेलेबल एट हैंड नाउ एंड एनी चांस ऑन बैटिंग ऑर्डर एज पर योर गिवन 11। कौन लेगा ये क्वेश्चन? आई थिंक बैटिंग ऑर्डर का तो काफ़ी ऑब्वियस है कि द चेंज हैज़ टू हैपन। बैटिंग ऑर्डर का चेंज इस तरह करना है आपको कि आपको ये देखना है कि अगर आपने एंकर खिलाना है, जो आपने कहा है कि हमने खिलाना ही खिलाना है, तो आप ये देखेंगे एंकर आउट होगा तो उसकी जगह आप एंकर भेजेंगे। अगर आपका अटैकिंग प्लेयर आउट होगा उसकी जगह आप अटैकिंग प्लेयर भेजेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 एंकर्स एट द क्रीज एट द सेम टाइम भेजें, बिकॉज दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और जो एंकर है वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलेगा। जिस तरह अब्दुल्ला वाज फोर्स्ड टू प्ले अ शॉट एंड ही गॉट आउट बिकॉज ही वांटेड टू इंक्रीज द रन रेट, उसकी वो गेम नहीं है, तो उस वक्त आपको किसी और को भेजना है। बैटिंग ऑर्डर डेफिनेटली नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा हसन, कुछ एक दो नाम हम ले ही लेते हैं जिन यंगस्टर्स को काफ़ी ऐसे से चांस नहीं मिला, तो मे बी लास्ट गेम में ये बात अलग है कि आई नो दे विल वांट कि हम किसी तरीके से एक रिजल्ट सैल्वेज कर सकें, लेकिन आई वुडंट माइंड से हसनैन कमिंग इन और यू नो हुसैन तलत कमिंग इन एंड इवन सरफराज गेटिंग गो इन दीज मैचेस, इवन दोज यंगस्टर्स का मैंने कहा था, बट यस सरफराज का तो आई वुड स्टिल थिंक कि आपकी अभी तक एक कन्फ्यूजन है ओवर रिजवान, और अगर आप यहाँ पे सरफराज को खिलाएंगे तो फिर वो दोबारा से आपकी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। बट इन ऑल ऑनेस्टी किसी भी आपकी T20 टीम में, आपने PSL में भी देखा है या फ्रेंचाइजीज का देखें तो हमेशा सरफराज को तरजीह मिलती है रिजवान के ऊपर, बेशक वो ड्राफ्ट ऑर्डर में हो या किसी तरह भी खेला जा रहा हो, और सरफराज के नंबर्स भी कदरे बेहतर हैं रिजवान से। तो आई थिंक कि अगर आपको अभी डिसीजन लेना है कि रिजवान को आपने नहीं खिलाना अगला साल 1.5 T20 में, और आई थिंक ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद यही है क्योंकि जितना उसकी टेस्ट में जिस तरह से इंप्रूवमेंट हो रही है और ODIs में भी होगी, उसको शायद T20 खिला के उसकी वो वाली फॉर्म ना गिर जाए। दूसरा जैसे इफ्तिखार की बात की वो भी है, और तीसरा जैसे मैंने पहले कहा था कि लाइक वो जो वहाँ पे जो बैठे हैं, मिसबा हो गए, वकार हो गए, मुशी भाई हो गए, ये सब वो लोग हैं जो क्रिकेट हमारे से ज़्यादा समझते हैं और इनको भी ये समझ होगी। तो अगर वो ये डिसीजंस ले रहे हैं तो या वो एक्सपेरिमेंटेशन करें या किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। और जहाँ तक हसनैन की बात है, आई वुड से कि हसनैन यूनुस इज देयर, तो और जहाँ तक हसनैन की बात है तो वो तो आई थिंक ही शुड हैव प्लेड पहले भी, और उसको कम खिलाया जा रहा है और शाहीन को ज़्यादा खिलाया जा रहा है। शाहीन को वी आर रनिंग हिम इनटू द ग्राउंड, जो कि हमने पहले हसन अली के साथ भी किया है, उससे पहले जुनैद खान के साथ भी किया था, और ये पाकिस्तान की मल्टीपल क्रिकेट बोर्ड्स उमर गुल के साथ किया था। मल्टीपल क्रिकेट बोर्ड्स, मल्टीपल कोचिंग और टीम मैनेजमेंट की ये बड़ी बुरी आदत रही है कि अपने फास्ट बॉलर को हर ही मैच खिला देते हैं। तो आई थिंक हसनैन को शाहीन की जगह या बनती है, कंसिडरिंग कि वहाब ने कल सिर्फ 1 ओवर कराया, आई डोंट नो उसकी फिटनेस की क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी मुबशर अहमद खान साहब के सवाल की तरफ। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बैटिंग क्यों पहले की ऑन अ विकेट दैट वाजंट गोइंग टू डिटीरियरेट लेटर एंड दे कुड आल्सो नो प्लेइंग व्हाट द टारगेट वाज। दूसरी बात वही कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि रिजवान क्या T20 कब तक T20 स्क्वाड में होंगे, शोरली नॉट टिल वर्ल्ड कप। इस पर मुबशर हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन भी हो चुकी है। पहले सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे भी बता दे प्लीज। अच्छा और दूसरा और एक और सवाल इसे इकट्ठा ही कर लेते हैं। सैक शास्त्री साहब कह रहे हैं कि जनरल परसेप्शन गोइंग अराउंड स्टेट्स के सरफराज के इंक्लूजन विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। इज दिस रियली ओनली प्रॉब्लम इन पाकिस्तान T20 सेटअप? सो शास्त्री साहब या सैक शास्त्री साहब, आपके लिए तो एक सिंपल आंसर है नो।
दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, लेकिन आई थिंक इस वक्त अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि हमने अपने पिछले शोज़ में आज़म खान के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात की है, हमने बिस्मिल्लाह पे भी बात की हुई है इन द पास्ट, हमने ये वाली बात भी की है कि मे बी आपको T20 के अंदर क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है तो आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं कि कोई पार्ट टाइम विकेट कीपर को ग्रूम करें, लेकिन सरफराज इज़न्ट गोइंग टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, बट राइट नाउ अगर आप रिसोर्सेज देखें, जिस तरह अभी हसन ने कहा, तो सरफराज शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर रिजवान इन द T20 साइड। और जहाँ तक आप बात करें कि टॉस क्यों उन्होंने पहले किया, तो रेहान आप जवाब दें, उनसे जवाब ना दें, आप खुद जवाब दें। क्या कह रहे हैं वो कि टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बैटिंग क्यों की? ये तो मैं आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 2 साल से हर दफ़ा जब भी पाकिस्तानी ट्विटर पर ये बात होती है कि जी पाकिस्तान को बैटिंग पहले करनी, रन ऑन द बोर्ड, तो मैं हमेशा स्टार्ट नॉकआउट मैचेस के लेके आता हूँ। और अब से नहीं, ये गलत फहमी है कि आपको अब से ये इशू है। आप जब बात करते हैं तो आप वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान हैज़ अ बेटर विन परसेंटेज बैटिंग सेकंड देन बैटिंग फर्स्ट इन नॉकआउट मैचेस। ठीक है, अगर आपने पिछले 20 साल के डिसाइडिंग मैचेस बायलैटरल सीरीज़ के मैचेस देखने, उस पर भी स्टैट मैंने निकाला था विच वाज शेयर्ड ऑन ट्विटर, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तो उसमें भी आपका चेसिंग रिकॉर्ड इज़ बेटर देन बैटिंग फर्स्ट। तो ये एक मिथ है, और वो मिथ इसलिए बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान 2 मेजर इवेंट्स जो हैं वो पहले बैटिंग करते हुए जीता, 92 का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो दिमाग में बात बैठ चुकी हुई है। जबकि जो 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल है T20 का, उसमें चेस किया था। एक सेकंड, आपका सारा 92 में आप चेस करके फाइनल तक पहुंचे थे, सेमीफाइनल में, ठीक है। आप जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसमें आप सारे मैचेस जो जीते हैं फाइनल से पहले वो आप चेस करते हुए पहुंचे थे। ठीक हो गया। वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर स्क्रीन पर लाऊंगा। हसन मिनाज साहब, उनका एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि क्या मिसबाह वाकई में हमारी लिमिटेड ओवर साइड को ख़राब करें, या इज़ दैट नैरेटिव मिसलीडिंग? देखें हसन, मैं सिर्फ इस बात पे ये कहूँगा कि ठीक है, जब हम हारते हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, लेकिन कोई बंदा भी इंटेंशनली इस तरीके की सोच नहीं रख के जॉब लेता, और कोई बंदा भी इस तरीके से, यस उनके आइडियाज़ हो सकता है कि उस तरह क्लिक ना करें, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं हो सकता। सो आई थिंक मतलब यस, हम लोग कई दफ़ा सारे तनकीद में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इट वुड बी रॉन्ग टू से कि ही इज़ रूनिंग, या उनका कोई विजन इस किस्म का, दैट इज़ टू रूइन द पाकिस्तान टीम। हमारा शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। रेहान, हसन, थैंक यू फॉर योर टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम है, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।